मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। दोस्तों, जिस धरती पर आज हम पूरे अधिकार से रह रहे हैं, वो हमें अनगिनत यातनाओं और शहादतों के बाद मिली है, जिसे भूलकर आगे बढ़ना देश के संस्कारों में शामिल नहीं है। इसीलिए हर साल देशभक्तों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। लेकिन अपनी बिजी लाइफस्टाइल के चलते अक्सर हम उन पलों को भूल जाते हैं जिनसे इस जंगे आजादी को एक नई दिशा मिली थी। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बबीता जैन, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। और आज का दिन आजादी के इतिहास का एक ऐसा ही बड़ा पल था जब पूरे देश से ब्रिटिश हुकूमत के साथ सहयोग न करने की अपील की गई थी। ये अपील थी देश में शुरू हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की, जिसमें हर शहर, हर गांव और हर एक भारतीय ने हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई, जिसका मकसद था स्वराज की मांग। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी के इस आंदोलन को अपना पूरा सपोर्ट दिया। ये आंदोलन परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए निहत्थे लोगों की चीखों का। और उसके बाद लागू किए गए रॉलेट एक्ट का। इस एक्ट के तहत नागरिकों को बिना किसी पूछताछ के जेल में डाल दिया जाता था। सब्र की सीमा पार होने लगी थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों में आक्रोश हर पल बढ़ रहा था और ऐसे में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा ने आग में घी का काम किया। ये आंदोलन अहिंसा की नीतियों के साथ शुरू हुआ। धीरे धीरे लोगों ने विदेशी सामान को खरीदने और अपने अपने काम पर जाने से मना कर दिया। वकीलों ने कोर्ट में जाने से इनकार कर दिया तो छात्रों ने कॉलेज जाने से। असहयोग आंदोलन के पहले भी मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी स्वराज की मांग को लेकर कार्य कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कभी सीरियसली नहीं लिया। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के सहयोग न करने से अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी थी और ब्रिटिश हुकूमत को लोगों की मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1921 तक असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। सरकार इस आंदोलन को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। ब्रिटिश सैनिक शांतिपूर्ण चर्चाओं में पहुंचकर गोलीबारी करने लगे, जिस कारण कई मासूम लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। और जब लॉर्ड रीडिंग 1921 में भारत के वायसराय बने तो आंदोलन को दबाने की गतिविधियां और भी तेज हो गईं। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को देवरिया के चौरी चौरा स्थान पर पुलिस ने जबरदस्ती एक जुलूस को रोकना चाहा, तो लोगों ने गुस्से में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें करीब 22 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी को धक्का लगा और 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस बैठक के दौरान उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की इस जंग में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत से क्रांतिकारियों ने भी सपोर्ट किया था।
लेकिन गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को वापस लेने के कारण लाला लाजपत राय और बहुत से दूसरे लोगों के हौसलों को ठेस पहुंची और उन्होंने पूर्ण अहिंसा के अपने रास्ते बदल लिए। असहयोग आंदोलन के पहले भी गांधी जी ने इस तरह के मूवमेंट्स 1917-18 में बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में शुरू किए थे, जहां उन्होंने तंबाकू, कॉटन की खेती की जगह लोगों को अनाज पैदा करने के लिए प्रेरित किया, जिसे अंग्रेजी हुकूमत को मानना भी पड़ा था। ये ब्रिटिश साम्राज्य पर अहिंसा से लड़ी गई जंग की पहली बड़ी जीत थी और यही जीत गांधी जी का हथियार बनी। असहयोग आंदोलन के रूप में, जिसके बंद होने के बाद पूर्ण स्वराज, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई मूवमेंट्स भी शुरू किए गए, जिनमें से 2 बड़ी गतिविधियां इसी महीने यानी 9 अगस्त को हुई थी। पहली घटना थी काकोरी कांड। गांधी जी ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी 9 अगस्त 1942 में की थी। इस तरह सभी ने मिलजुल कर अपने अपने तरीके से जंग को लड़ा था, लेकिन हर आंदोलन और हर एक घटना का मकसद सिर्फ आजादी और स्वराज था, जिसे 15 अगस्त 1947 में हमने हासिल किया और अब इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय कलाकार भगवान का नाम तो आपने उनकी सामाजिक फिल्म 1951 की अलबेला के जरिए सुना ही होगा। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। एक लो बजट फिल्म मेकर भगवान दादा ने साधारण मजदूर होने से अपने सपने साकार करने तक एक बड़ा रोचक सफर तय किया। एक मिल वर्कर के घर 1 अगस्त 1913 को जन्मे भगवान दादा को साइलेंट फिल्म्स में क्रिमिनल जैसे कई छोटे मोटे रोल्स मिले। जन्म के समय इनका नाम भगवान आभाजी पालव रखा गया, लेकिन अपने कुश्ती के शौक से उन्हें भगवान दादा बुलाया जाने लगा। शायद ये शौक कभी कभी सीमा के पार चला जाता। 1942 में एक सीन के लिए उन्हें ललिता पवार को एक तमाचा मारना था। उन्होंने गलती से इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि ललिता जी को फेशियल पैरालिसिस और बर्स्ट लेफ्ट आई वेन से गुजरना पड़ा और जिंदगी भर ऐसे ही जीना पड़ा। हाथ से आए मोरा जिया घबराए ऐसी बात से, सैया छोड़ो की कलाई अब हाथ से आए मोरा जिया घबराए ऐसी बात से। जागृति व भगवान आर्ट्स प्रोडक्शन इन बैनर्स के तहत उन्होंने 40 के दशक में कई लो बजट एक्शन मूवीज बनाई। 1951 में अनुभवी निर्माता दिग्दर्शक राज कपूर ने उन्हें अलबेला बनाने की सलाह दी। भगवान के अलावा इस फिल्म में गीता बाली, बद्री प्रसाद और प्रतिमा देवी ने भी काम किया है। लोगों के दिलों पर राज करने वाली स्टार आशा के साथ उनका प्यार इस फिल्म में दिखाया गया है। इस लव स्टोरी के बीच ही उनकी मां का देहांत हो जाता है और पिता के साथ अलगाव। ये बहुत ही दिल छूने वाली फिल्म है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी है ना, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मीना कुमारी की तरह भगवान की कहानी भी यहाँ एक दुखद मोड़ लेती है। अलबेला के बाद सफल हुई उनकी इकलौती फिल्म थी भला आदमी। धीरे धीरे फिल्म निर्माण और डायरेक्शन करना छोड़कर उन्हें छोटी मोटी भूमिकाओं से ही संतोष करना पड़ा। वे अपनी सारी जायदाद खो बैठे और दादर के एक छोटे से चौल में रहने लगे। भगवान के लगभग सारे दोस्त उनकी इस कठिन परिस्थिति में उनका साथ छोड़ गए,
लेकिन सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और गीतकार राजेंद्र कृष्ण जैसे उनके साथी उन्हें मिलने उनकी चौल तक आने लगे। भगवान दादा की मृत्यु 2002 में अपने घर पर एक हार्ट अटैक की वजह से हुई। हमारा देश अपने महान कलाकारों की देखभाल नहीं कर सका। ये बहुत ही लज्जा की बात है। आज हम उन्हें याद करते हुए आशा करते हैं कि उनके द्वारा झेला हुआ दुर्भाग्य किसी और कलाकार को न झेलना पड़े। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। पुरुषोत्तम दास टंडन। बचपन से हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बनने की सीख दी जाती है। पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश के एक ऐसे महान बहादुर थे जिन्होंने अहिंसा के बल पर आजादी की इस जंग में भाग लिया। अहिंसा पर उनका इतना भरोसा था कि चमड़े की चप्पल के बदले वो हमेशा रबड़ की चप्पल का इस्तेमाल करते थे। हम उन्हें आज भी याद करते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किए उनके प्रयत्नों की वजह से उन्हें 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन। लेकिन ये ऐसे कौन से अलौकिक कारनामे हैं जो उन्होंने दिखाए और कैसे? चलिए देखते हैं। टंडन ने इलाहाबाद के म्यूर कॉलेज से लॉ डिग्री प्राप्त की। 1899 के अपने विद्यार्थी काल से ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। नाभा पंजाब में 4 साल से लॉ मिनिस्टर के पद पर काम करने वाले टंडन ने 1921 में राजनीति में सहभाग लेने के लिए अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी। आगे जाकर उन्हें 1921 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए कैद किया गया। वे लोक सेवक संघ का भी हिस्सा थे। 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का भार संभाला। लेकिन टंडन को शायद उनके द्वारा किए भारत का मुख्य सहारा माने जाने वाले किसानों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा माना जाता होगा। लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। 1918 में टंडन ने किसानों की मदद के लिए इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पेजेंट्स कमेटी स्थापित की। स्वतंत्रता पाने के लिए अपनी पूरी क्षमता उन्होंने किसान सभाएं आयोजित करने में लगाई। धर्म परिवर्तन के खिलाफ वे बुलंद आवाज उठाते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। भारत के विभाजन के खिलाफ भी उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से लेकिन असफलता पूर्वक अपनी आवाज उठाई। हिंदी के प्रचार में उन्होंने मानो बाकी भारतीय भाषाओं को कोई महत्व नहीं दिया, इसीलिए उन्हें जिद्दी और शॉविनिस्ट भी कहा गया। हालांकि महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए अपना वोट उर्दू लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा को दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन का दानी स्वभाव भी बहुत प्रसिद्ध है। कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर दी जाने वाली अपनी तनख्वाह वे पब्लिक सर्विस फंड में दान करते थे।
उनका कहना था कि उनके 7 बेटे उनका ख्याल रखने की क्षमता रखते हैं। ऐसी हालत में उन्हें तनख्वाह की क्या जरूरत? इससे बेहतर ये हो कि वही पैसा किसी गरीब की मदद में लग जाए। धन दौलत के बारे में उनका ऐसा अलगाव उन्हें राजर्षि की उपाधि दे गया। आज हम सम्मान करते हैं इस महान राजर्षि का, उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर। साहिब बीवी और गुलाम असल में तो गुरुदत्त की फिल्म थी। उन्होंने ही इसे डायरेक्ट किया और इसमें लीड रोल भी किया था। लेकिन उनके एक साथी कलाकार ने मानो इस फिल्म को अपना बना लिया। एक ऐसे कलाकार ने जिसने किसी एक्ट्रेस को प्रदान किए जाने वाला पहला फिल्म फेयर अवार्ड पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की। महजबीन बानो इस नाम से 1 अगस्त 1932 को जन्मी मीना कुमारी ने असल में तो काफी अनिच्छा से 7 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो भी बस अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए। बचपन से देहांत तक 30 साल लंबे चले उनके करियर में उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें से कई आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। दुर्भाग्य से उनके अल्कोहलिज्म ने उन्हें इंडियन सिनेमा से अकस्मात ही छीन लिया। लेकिन उनके जीवन की शुरुआत भी कुछ खुशहाली से नहीं हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म के पश्चात डॉक्टर की फीस अदा न कर पाने के कारण उनके पिता ने उन्हें एक मुस्लिम अनाथालय में छोड़ दिया था। शायद शर्मिंदगी की वजह से उन्होंने वापस आकर छोटी मीना को अपने साथ ले लिया। उनकी पहली फिल्म 1939 की फर्जंदे वतन में उनका चयन बेबी मीना के नाम से हुआ। ब्रिटिश काल की प्रबलता से हिंदू धर्मीय फिल्म इंडस्ट्री अब तक बॉलीवुड का रूप ले चुकी थी। अपने प्रौढ़ करियर की शुरुआत में मीना कुमारी ने ये नाम धारण करने के बाद कई पौराणिक फिल्मों में काम किया। आखिरकार 1952 में रिलीज हुई विजय भट्ट की बैजू बावरा में उनका रोल उन्हें अपने 4 फिल्म फेयर्स में से पहला अवार्ड दे गया और दे गया अभूतपूर्व सफलता। 1972 तक लगभग 100 फिल्मों में काम करने के बाद 40 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। तब तक वो फिल्मों की दुनिया की बेगम बन चुकी थी। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के तीनों नॉमिनेशन आरती, मैं चुप रहूंगी और साहिब बीवी और गुलाम इन फिल्मों के अपने किरदारों के लिए हासिल करके उन्होंने एक नया इतिहास रचा। 1952 में उनका विवाह कमाल अमरोही से हुआ। अपने सौतेले पुत्र को उन्होंने माँ जैसा प्यार दिया। 1965 में अपना आखिरी फिल्म फेयर उन्होंने काजल फिल्म के लिए हासिल किया, जिसमें उन्होंने एक मुनीम की अनाथ बेटी का किरदार निभाया था। बदकिस्मती से ये उनका आखिरी फिल्म फेयर बन गया। अपने शराब के नशे की आदत की वजह से उन्होंने अपने लीवर को चोट पहुंचाई और 1968 में गंभीरता से बीमार हो गई। उन्हें ट्रीटमेंट के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड ले जाया गया।
अपनी इसी आदत की वजह से उन्होंने अपनी सुंदरता खोई और वापस आकर कैरेक्टर रोल्स निभाने लगी। हमारा निकाह नहीं हुआ नवाब साहब, क्योंकि हवेली में जब शादी की रस्में हो रही थी मैं शाह बाबा की दरगाह में भटक रही थी। यह कहिए कि एक बिजली सी कौन दी और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। जब होश आया तो मैं नसीरन बाई के कोठे पर थी। दुनिया की ठुकराई हुई कुछ ऐसी माँ का सहारा मिल गया। मेरे जाने का वक्त हो गया नवाब साहब, इजाजत दीजिए। चांद तन्हा है, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। अपने एक्स हस्बैंड कमाल अमरोही की डायरेक्ट की हुई फिल्म पाकीज़ा को सिल्वर स्क्रीन पर आने के लिए लगभग 14 साल लग गए। बीमारी से ग्रस्त मीना कुमारी ने इस फिल्म को पूरा करने की ठान ली थी। इस दुनिया में उनके पास ज्यादा समय नहीं था, ये बात मानो उन्हें पता थी और हर मुश्किल का सामना करके उन्होंने ये फिल्म पूरी की। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थमके रह गई है, वही थमके रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कही गई न मुझसे, जो कही गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना। आखिर 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा फिल्म रिलीज हो गई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हो गई। कुछ ही हफ्तों में मीना कुमारी जी को सेंट एलिजाबेथ्स नर्सिंग होम में दाखिल किया गया। उनका देहांत लीवर की समस्याओं की वजह से 31 मार्च 1972 को हुआ। उनकी मृत्यु की वजह से 2 महीनों में ही पाकीज़ा को बॉक्स ऑफिस पर अलौकिक यश प्राप्त हुआ। ये फिल्म आज एक कल्ट और क्लासिक मानी जाती है और लखनऊ की एक बड़े दिल वाली वैश्या का किरदार निभाने वाली मीना कुमारी की इस फिल्म में खूब प्रशंसा हुई। उन्हें मृत्यु के पश्चात अपना 12वां और आखिरी फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। दोस्तों, यहाँ पर एक बात हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे कि जिस तरह से दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग का खिताब दिया गया था, उसी तरह से मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था और इन दोनों ने ही एक फिल्म साथ में भी की जिसका नाम था आजाद। आ गया, बढ़ने लगी है बात, कोई याद आ गया, कितनी जुआ है रात, कोई याद आ गया, बढ़ने लगी है बात, कोई याद आ गया। दोस्तों, लाखों दिलों पर राज करने वाली और लोगों को अपने अभिनय से रुलाने वाली मीना कुमारी जी को आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। दोस्तों, अब हमारे चलने का समय हो गया है। फिलहाल के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। एक और सफर में आपकी हमसफर बनूंगी जल्द ही। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में।
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।